बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आपके मुझे कमेंट्स में बहुत सारे सवालात मिले और हमने जो अपनी जो पहली वीडियो थी जो बनाई वादा माफ गवाह के हवाले से शहबाज शरीफ केस के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, उसमें कुछ सवालात आपने पूछे कि अब क्या होगा पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम है बहुत ही सुसरवी का शिकार है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इस वक्त जेल के अंदर हैं, केस कैसे चलेगा? अब ये वादा माफ गवाह आ गए हैं, इनकी स्टेटमेंट भी मौजूद हैं और अब क्या होगा? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए मैंने आज खुसूसी तौर पे रिक्वेस्ट की है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सदीक साहब। पाकिस्तान से हमें दोबारा उन्होंने आज ज्वाइन किया है। सदीक साहब, बहुत शुक्रिया। सवालात बिल्कुल जायज़ हैं लोगों के और कल हमने खबर दी थी वादा माफ गवाह के हवाले से हसन नवाज के दफ्तर हम गए और हमने वहां पर खड़े होकर कुछ रिपोर्टिंग की और उन वादा माफ गवाहों का जिक्र किया जो इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाई हैं और अब ये मंजर-ए-आम पर भी आई हैं जिसमें बताया गया कि किस तरह अकाउंट्स खोले गए पाकिस्तान के अंदर, किस तरह ज़ाती ताल्लुकात को इस्तेमाल किया गया, किस तरह टीटीज़ बर्तानिया से पाकिस्तान होती रही और फिर जो बोगस डील्स की गई, फर्जी मुआहदे किए गए और इन मुआहदों के ज़रिए इन पैसे को मुंतकिल किया गया खानदान के मुख्तलिफ लोगों के अकाउंट्स के अंदर। अब ये चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। लोग ये पूछना चाह रहे थे कि अब क्या होगा? क्योंकि एविडेंसेस मौजूद हैं। हुकूमत मुतादिद बार कहती रही कि केसेस मौजूद हैं। शहजाद अकबर साहब आकर कहते रहे कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और उन्होंने उन्होंने बहुत ज़्यादा जो एविडेंसेस थे उनकी एक लंबी लिस्ट भी बताई और मुतादिद बार बताते रहे। फिर ये कहा जाता रहा कि रेफरेंसेस दायर क्यों नहीं किए जा रहे, बगैर किसी रेफरेंस के जेल में रखा हुआ है। उस प्रोसेस से भी हम गुजर गए। अब वादा माफ गवाह आ गए हैं। और एक खबर आपके शायद इल्म में हो, मैंने अपने चैनल पे भी उसे ब्रेक किया कि उस्मान इंटरनेशनल जहां से सदीक साहब ये काम होता रहा और डेली मेल के खबर के अंदर भी इसका जिक्र है। हमने उनके एक डायरेक्टर से जो आफ्ताब महमूद जो एक और वादा माफ गवाह है पाकिस्तान के अंदर, कैसे ताल्लुकात थे, क्या करता रहा आफ्ताब महमूद और पाकिस्तान में अब वो मौजूद है आफ्ताब महमूद और बर्तानिया की कानून नाफिज करने वाला है यानी नेशनल क्राइम एजेंसी को वो वांटेड है, यानी जब भी वो बर्तानिया आएगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं। यहाँ की इन्वेस्टिगेशन वैसी नहीं है जो किसी पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर होती हो। जिसने जो किया है उसको जरूर उसकी कॉस्ट उसे पे करनी पड़ेगी, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी अगर वो गिल्टी पाया जाता है। एक शख्स को सजा हो चुकी है इसी उस्मान इंटरनेशनल की कंपनी के अंदर यहाँ बर्तानिया में। अब क्या होगा? लोग ये पूछ रहे हैं कि प्रोसीजर लंबा होता है पाकिस्तान के अंदर और सजा उस तरह नहीं होती। वादा माफ गवाह आ गए हैं, अब क्या होगा? बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब, बड़ी आपने पते की बात की है और काफ़ी लोगों ने मेरे भी यहाँ से पूछा, लेकिन जो कि आपका प्रोग्राम काफ़ी देखा जाता है, आपके वीलॉग्स लोग बहुत पसंद करते हैं, कमेंट्स देखते हैं, तो इसलिए इट्स अ वेरी गुड वाया मीडिया के जिससे लोगों को आसानी हो जाए। हम भी फिर वो शेयर करते हैं लोगों तक बात पहुँचाने के लिए। जो आपने सवाल पूछा इसका जवाब इसमें मौजूद है। देखिए, यहाँ तक तो एक तो ज़हन में रख लीजिए कि अपना डेली मेल के हवाले से वो ये उनके लिए एक अच्छी खबर है इस कॉन्टेक्स्ट में, डेविड रोज के लिए इस हवाले से है कि जो वो एविडेंसेस उनके पास मौजूद थी वो उन लोगों ने, उन्हीं में से चंद लोगों ने या उन्हीं से रिलेटेड लोगों ने बाकायदा कन्फेस कर लिया है। वादा माफ गवाह को याद रखिएगा, जुर्म का इकरार कर लिया है। और हिस्ट्री में मैं बताता चलूं, बहुत मशहूर केस है भुट्टो साहब का, अलहदा बात उसको कोर्ट नहीं किया जा सकता। 109 के अंदर जो सजा हुई थी उसमें वादा माफ गवाहों की बुनियाद के ऊपर ही भुट्टो साहब फांसी पर चढ़े थे। ये रिकॉर्ड की मैं एक यानी ये नैब से हट के बात कर रहा हूँ। नैब के केसेस में भी बड़ी सिंपल सी बात याद रखिएगा, 6 लोग हैं जिन्होंने जुर्म किया है, हर एक का रोल अपना मौजूद है। उनमें से जब वो एक बंदा मान लेता है कि मैंने ये जुर्म किया है, मुझे माफ कर दें, मैं स्टेट का गवाह बन जाता हूँ, स्टेट की तरफ से मैं गवाही देता हूँ इस बात की अपने जुर्म की, तो उसे उस बुनियाद पर छोड़ दिया जाता है और वो फिर स्टेट की तरफ से गवाही देता है। यहाँ पहले उसका बाकायदा बयान रिकॉर्ड होता है, 164 कहते हैं ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, वो एक अदालत के मजिस्ट्रेट की तरफ से बयान रिकॉर्ड होता है और वो रिकॉर्ड का आपके रेफरेंस का हिस्सा बन जाता है। जैसे अगर आपको याद हो, इसहाक डार साहब का भी
हुदैबिया के केस के हवाले से बयान रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन जो कि वो इन्वेस्टिगेशन आगे चली नहीं, वो रेफरेंस आगे चला नहीं, इसलिए वो किसी काम आ नहीं सका। तो जहां तक ये बात है, जहां ये जब बयान रिकॉर्ड हो जाए और इससे फिर ये अब रेफरेंस यानी जिनमें बयान रिकॉर्ड हो जाए उसमें रेफरेंस लाजमी फाइल होता है। वैसे स्टेज क्या होती है कि पहले जब कंप्लेंट आती है नैब के पास, उसे कंप्लेंट वेरिफिकेशन प्रोसीजर कहते हैं, इंक्वायरी ऑथोराइज होती है, अपग्रेड होती है इन्वेस्टिगेशन में, और उसके बाद रेफरेंस फाइल होता है। तो जहां तक ये है, उन्होंने अपना जुर्म मान लिया कि हमने किया है, उनको सजा नहीं दी जाती, उनको एक रिलीफ दिया जाता है, और ये कानून फराहम करता है उसको कि आप जो मेजर कानून जो है ना, तो यहाँ जो बातें आपने आपके सामने आफ्ताब ने बताई या शायद रफीक ने बताई, और आपने आफ्ताब के बारे में आपने बड़ा वाज़ेह तौर पर नेशनल क्राइम एजेंसी के हवाले से बता दिया, तो वो तो एक चीज साबित होगी कि पहले पैसा जो है वो पाकिस्तान से, जो ब्लैक मनी है वो पाकिस्तान से पहले इंग्लैंड भेजा गया टीटीज के जरिए, और फिर वहां से वो फॉरेन रेमिटेंस, और वो बड़ा मशहूर जमाना फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है 1997 का, कि वो जो पैसा पाकिस्तान में आता है वो टैक्स कवानीन के हवाले से तो वाइड है कि टैक्स में सोर्स नहीं पूछी जा सकती, लेकिन यहाँ जो कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर टैक्स के एक तरफ छोड़ दिया जाए, ये टैक्स का केस है नहीं, टैक्स तो 5 साल से पीछे आप जा नहीं सकते हैं। और यही जस्टिस काजी फैसला साहब की बेगम ने भी ये सवाल उठाया कि मेरे टैक्स में 5 साल से पीछे जा नहीं सकते हैं, हालांकि वो ये इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन एक भेजी थी, उसमें कल उनके अगेंस्ट कुछ रहता है या नहीं रहता वो एक अलग इशू है, लेकिन ये नैब के कवानीन के तहत अगर देखा जाए 1985 कट ऑफ लेट है, 1985 को सामने रखते हुए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को सामने रखते हुए ये जुर्म एक तरह से साबित हो गए हैं उन लोगों की खतर। अब बाकी क्या होगा, अगला सवाल आपका, जो कि बहुत लंबा सवाल आपने पूछ लिया, उससे अगला क्या तरीका कार है कि जब रेफरेंस फाइल हो जाए और ये वादा मुआवजा सारा आ जाए, उसके बाद हम सेक्शन है 265C रेफरेंस की, और जो शहादतें हैं उसकी कापियां फराहम की जाती हैं मुलजिम को 7 दिनों के अंदर अंदर फर्द जुर्म। कुछ केसेस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, कुछ में फर्द जुर्म जिनमें रहती है वो फर्द जुर्म आयद होगी। फर्द जुर्म आयद होने के बाद शहादतें बुलाई जाती हैं, शहादतें वादा माफ गवाह भी बुलाई जाती हैं दोबारा, और जो वादा माफ गवाह नहीं है उनको कॉल किया जाता है, उन पर जिरा होती है। फिर मुलजिम का बड़ा मशहूर बयान जिसे 342 का स्टेटमेंट कहा जाता है, बिला हलफ या हलफ के बगैर, वो रिकॉर्ड होता है, और उसके बाद बहस होती है और फिर सजा सुना दी जाती है या बरी कर दिया जाता है। ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है। नैब के कानून ने एक बात जो आम आदमी समझना चाहिए, वो समझने वाली बात है कि नैब के कानून ने जमानत की गुंजाइश क्यों नहीं दी है। उसकी वजह है कि नैब का कानून कहता है कि 30 दिन में अंदर अंदर ट्रायल कंक्लूड होना है, ट्रायल का फैसला होना है। तो जब 30 दिन में फैसला हो जाना है तो इसलिए जमानत की गुंजाइश इसमें रखी नहीं गई थी। अब चूंकि लेट हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, और उसकी कई वजह हैं। आसफ अली जरदारी के आपने केसेस देखा, और वो क्या करते हैं कि ये जो है ना, ये बड़ा ट्रिकी सा एक इशू है कि जिसको अभी आपके अगले सवाल के अंदर मैं उसको कोशिश करूंगा एक्सप्लेन कर सकूं। वो जरदारी साहब ने तो कहा था कि ज़िमनी रेफरेंस फाइल नहीं किया जा सकता, कि वंस द रेफरेंस हैज बीन फाइल्ड, उसमें फारूक एच नाइक ने दलाइल भी अपने दिए थे। ये ज़रूर बता दें, ये लोग आवाम का सवाल है। खैर, हमने तो अदालत की प्रोसीडिंग्स देखी हैं, और आपकी तरफ से इसका जवाब आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इतना अरसा गुजर गया, हमजा शहबाज अंदर हैं, सवाल तो सर है ही है, रेफरेंस फाइल नहीं हुआ, लेट हुआ, व्हाटएवर द रीजंस आर, और अब जब शहबाज शरीफ साहब भी अंदर हैं, तो अब कितनी देर मजीद इन्हें रखा जाएगा, क्योंकि अदालतों पे प्रेशर बहुत है, कानून मौजूद है ट्रायल का जिस आपने जिक्र भी किया, तो कितनी देर और रखा जाएगा, फैसला जो भी आएगा हक में आए या खिलाफ आए, कितनी देर और अंदर रखा जा सकता है? अच्छा इरफान साहब, देखिए एक नॉर्मल चीज़ समझने की बात है, हमारे ज़ाब्ता फौजदारी के तहत भी ट्रायल से रिलेट नहीं करता है। मिसाल के तौर पर ये जो डिले वाला अमल है ना, उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो हीनियस क्राइम ना हो, उसमें होता है कि अदालत कहती है कि इसका जुर्म छोटा है, तकरीबन उसी के मुताबिक से फ़र्ज़ करें 3 साल का जुर्म है 499 F के अंदर, तो अगर 1 साल से ज़ायद अरसा रह जाए तो ट्रायल कंक्लूड ना हो तो अदालतें ज़मानत दे देती हैं। ये एक नॉर्मल ऑफेंस है, लेकिन अगर कत्ल का केस है, दहशतगर्दी का केस है, नैब के केसेस अगर मौजूद है, तो इनमें ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। और बुनियादी तौर पर जो बात समझनी है
कि जब रेफरेंस फाइल हो गया, चालान सबमिट हो गया, इसका मतलब है प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इस केस में सजा होना बनती है। वो सजा का अलहदा इशू है कि फौजदारी कानून में कन्विक्शन रेट 8 से 10% है। नैब के केसेस में ये 70% यानी 100 में से 70 लोगों को सजा हो जाती है। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं, ऐसा नहीं है। एंड ANF जो केस बनाता है उसमें भी तकरीबन इतनी सजाएं हो जाती हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार किया था, वो अलग बात है, उन्होंने भी उसमें फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी। अब बुनियादी तौर पर एक आदमी को क्यों कैद में रखा जाता है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो दोबारा ऑफेंस कमिट ना करे। यानी एक बंदा जो एक जुर्म कर रहा है, जब वो बार बार जुर्म करने से रोकने के हवाले से। दूसरा ये है कि वो जो चाहते हैं उसको टेम्पर ना कर दे, जाया ना कर दे, जो विटनेस है उनको विन ओवर ना कर ले, जो शहाती या जो गवाहान है उनको खरीद ना ले। या हमने कई दफा ऐसा देखा है, आपने असद जरदारी साहब के केस में देखा होगा कि शमसुल हसन साहब जो है, जो सबका वजीर, सबका सफीर थे इंग्लैंड में, उन्होंने फाइलें वगैरह सारी गायब कर दी थी। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, आज भी अगर नेट पे आप देखें तो वो शातें टेम्पर कर देती हैं, ज़ाया कर देते हैं। तो इसलिए रखने का मकसद ये भी होता है मुलजिम का, और जो कि प्रोबेबिलिटी होती है कि सजा देने के हवाले से केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बाहर इसलिए नहीं निकल। और जो कि कानून कहता है कि जल्द से जल्द ट्रायल करें, तो मुलजिम जो है ना ट्रायल को डिले करते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि फौजदारी कानून के अंदर भी अगर कोई मुलजिम ट्रायल को खुद डिले करे तो उसको जमानत का हक वो छोटे जराइम के अंदर भी नहीं मिलता। आखिरी सवाल, ऑब्वियसली ये किसी सूरत भी वायबल नहीं है शहबाज शरीफ के लिए ऐसा इकदाम करना। हमने देखा है बहुत दफा ऐसा हुआ कि नायब के कवानीन प्ली बार्गेनिंग की इजाजत देते हैं जब आपको पता चले कि तमाम रास्ते बंद हो गए। क्योंकि जो इतलात हैं, जो खबरें हमारे पास हैं, वो यही हैं कि किसी और तरह से कोई रास्ता निकाला जाए। ये नून शीन और ये जो बातें हो रही हैं, इसकी एक कहानी मौजूद है और खुद अदालत के अंदर जिसने अपने आप को दरखास्त वापस ली और वो अंदर चले गए, ये भी एक चीजें मौजूद हैं। आपको लगता है कि प्ली बार्गेन की कोई सूरत हाल, क्योंकि नैब के केसेस तो मशहूर सदीक साहब इसी तरह हैं कि कोई प्ली बार्गेनिंग कर ली जाती है और जनाब हम कौमी जो दौलत है उसमें कौमी खजाने में पैसे जमा करवाने के लिए तैयार हैं, लिहाजा हमारी जान बख्शी जाए। आपको लगता है कि इस केस के अंदर कहीं पर कोई ऐसी गुंजाइश है मनी लॉन्ड्रिंग का, क्योंकि ये केस है, या ऐसा नहीं होगा? अच्छा, ये याद रखिएगा इरफान हाशमी साहब, तारीखी बात मैं बताने लगा हूँ आपके सामने। आसफ अली जरदारी साहब वगैरह के खिलाफ फेक अकाउंट केस के अंदर अभी तक 4 रेफरेंस फाइल हो चुके हैं और कई GIT में तकरीबन कोई 23-24 के करीब केसेस बनते हैं। उसमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें प्री बार्गेन हो चुकी है। जो गेन होना था, जो पैसे होने थे, उतने पैसों के हवाले से बार्गेन हो चुकी है। अब वहाँ क्या है, जब PB में एक बंदा जिस तरीका वारदात ये रखा जाता है कि अपने नामों के ऊपर प्ली बार्गेन नहीं की जाती। प्ली बार्गेन किसी तीसरे ऐसे कमजोर आदमी का नाम, जैसे इसी में मनी लॉन्ड्रिंग जिसने किया होगा, या मिसाल के तौर पर राबिया इमरान आती हैं या नुसरत शहबाज साहिबा आती हैं, वो आगे पैसे दे देती हैं और वो डिस्क्वालीफाई हो भी जाएं, या जो कि जब प्ली बार्गेन आप करते हैं तो आप पर 10 साल के लिए आप डिस्क्वालीफाई होते हैं, कोई आप सरकारी ओहदा ले नहीं सकते, आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं। तो ये सियासतदान इसीलिए अवॉइड करते हैं प्री बार्गेन के लिए कि कल कोई सजा, जैसे नवाज शरीफ साहब को आपको पता है 2 केसों के अंदर सजा हो चुकी है, तो 10 साल के लिए नाअहल हो चुकी है। तो यहाँ भी प्री बार्गेन की गुंजाइश मौजूद होती है। प्राय रास्त सामने आके प्री बार्गेन इसलिए नहीं करते, अगर प्री बार्गेन कर दी तो आपका राइट जो है, आप मुजरम डिक्लेयर हो जाते हैं और आप सेक्शन 15 के तहत, नैब के कानून के तहत 10 साल के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं सरकारी ओहदे के लिए या दूसरी चीज़ों को सामने रखते हुए। तो वो फिर जब मुलजिम बजाय जेल में जाने के, और वो देखे ना, जब अगर प्ली बार्गेन नहीं करते, जैसे एवन फील्ड और अल अजीजिया के अंदर सजा भी हुई, 10 साल सजा हुई, 7 साल सजा हुई नवाजी साहब को, और 10-10 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई भी हो गए। तो वो सजा भी होती है जो जेल में बैठ के गुजारनी होती है, और साथ आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए, सजा से बचने के लिए प्री बार्गेन कर लेते हैं। प्री मैं बार्गेन का एक जो जी, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। प्ली बार्गेन के करके आप गिल्ट मान लेते हैं, आप कन्विक्शन वगैरह सारी चीज़ों को सामने रखते हुए, और आप फिर
आप उस अरसे के लिए अपने आप को डिस्क्वालीफाई करवा लेते हैं। मैं क्योंकि आपने रेफरेंस दिया और मुझे यकीनन ये हमारे सुनने वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था प्ली बार्गेन के हवाले से, क्योंकि पॉलिटिशियंस बिल्कुल आपने सही कहा नहीं करते, लेकिन जो उसके साथ लोग मौजूद होते हैं उनके ज़रिए रकम करवाई जाएगी तो ऑब्वियसली तमाम चार्जेस जो हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे, ये कानूनी होता है। लेकिन खबर ये थी जो पहले भी हुई कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो रावलपिंडी रिकवर्ड 23 बिलियन रुपए सर रिकवर किए गए through plea bargain in a fake account and illegal allotment of land cases, besides sentencing 18 suspects and disqualifying them for 10 years under the plea bargain rules. ये जो आपने बात कही, अच्छा, 10 references have so far been filed from out of the total 43 cases. 52 suspects, including former President Asif Ali Zardari, Faryal Talpur, Omni Group, Bilal Sheikh, Hassan Lawai, have been arrested. The arrest warrant of 64 accused in fake account cases have been issued. और ये वो केस था जिसके जरिए ये तरीका वारदात है जिसके जरिए पैसे वापस चले गए। ये नुकता जरा समझा दें, जब पैसे रिकवर हो जाएं तो जिनके खिलाफ यानी 52 सस्पेक्ट्स हैं, सबके खिलाफ जो चार्जेस हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे, या जिनके खिलाफ हैं उनको जिन पैसा रिकवर करना मकसद था, तो क्या सब पे ये इतलाक होगा, ये भी बता दें। नैब के कानून में सजा है पर्सन स्पेसिफिक, जिसने जो जुर्म किया उसके मुताबिक सजा देनी है। जब वो प्ली बार्गेन करता है, एक बंदे के ऊपर लाइबिलिटी आती है, फर्ज करें 10 मुलजम है, 10 मुलजम में किसी के जिम्मे 100 रुपए अगर हो, किसी के जिम्मे 50 रुपए हैं, किसी के जिम्मे 10 रुपए हैं, किसी के जिम्मे 30 रुपए हैं, किसी के जिम्मे 20 रुपए हैं, तो वो जो 50 वाला जब देता है तो 50 रुपए दे के वो अपनी हद तक प्ली बार्गेन कर लेता है, 10 वाला देता है अपनी हद तक कर लेता है। फिर इसमें एक मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की आती है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी को भी सामने रख के अगर वो भी प्ली बार्गेन करना चाहता है, उसके जिम्मे कोई लायबिलिटी नहीं है, तो वो भी अपने आप को कहता है कि मैं मुजरिम हूँ, वो फिर लिख के देना पड़ता है मैं मुजरिम हूँ, तो उसका जो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का एलिमेंट है वो भी साइड पे गया। अगर पैसे रिकवर हो जाएं साथ सारे, पैसा सारा टोटल उस रेफरेंस के हवाले से रिकवर हो जाए, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल की सजा के हवाले से वो एक दब्बा उसके जिम्मे रह जाता है। यानी यहाँ पर जैसे आपने बताया आसिफ अली जरदारी साहब या बाकी लोगों के हवाले से, चूंकि इन्होंने तो प्ली बार्गेन की नहीं है, शरीक मुलजमान ने की है, वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। अगर इन्होंने भी करनी है तो इन्हें भी अपना गिल्ट मानना पड़ेगा, सिर्फ उस बुनियाद पर इनको बरी नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया। सदीक साहब पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे और 11 नवंबर को ये फर्द जुर्म आयद होने जा रही है शहबाज शरीफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट केस होगा और यकीनन इस फैमिली के फ्यूचर का भी ये फैसला करेगा। व्यूअर्स, मुझे लंदन से इजाजत दीजिए, अपने सवालात हमें इसी तरह भेजते रहें और हम उनकी मुनासबत से अपने प्रोग्राम को जो है वो तरतीब देते हैं। हमारी कोशिश यही होती है। अपने कमेंट्स भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।